तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेपी यानी साइंस की पढ़ाई में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 10 यानी मॉडल पेपर 2023, जो कि आपको यूपी एमएसपी के वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर्स बनाए गए हैं। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स बन गए हैं, अलग अलग किताब अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पेपर बना रही है। दोस्तों, ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस क्वेश्चन पेपर को देख लें और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देख लें, कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा और कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। देखिए, यहाँ पे सामान्य निर्देश लिखा गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों अ व ब में विभाजित है और खंड अ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। और दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि खंड ब 50 अंकों का है। इसमें वर्णनात्मक प्रश्न और वर्णनात्मक प्रश्न में मानचित्र संबंधी कार्य भी हैं, यानी कि ये मानचित्र संबंधी कार्य भी हैं जो भारत से संबंधित हैं। और दोस्तों, यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, यानी कि आपको सबके आगे उसका अंक संगीत मतलब कि दे दिया जाएगा। दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा, यानी जो उत्तर पुस्तिका मिलेगी उसमें मजबूती के साथ आपको मानचित्र को संलग्न करना होगा। और दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य का स्थापना अलग से प्रश्न दे दिए गए हैं। तो दृष्टिबाधित यानी जो अंधे होते हैं उनके लिए कहा गया है, दे दिया गया है दृष्टिबाधित, वो आपके काम का नहीं है। दोस्तों, चलिए यहाँ पे खंड अ स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि खंड अ 20 अंक के लिए है और सबके सामने एक एक अंक, यानी कि अब एक एक अंक मिलेगा। 1 गुणे 20 लिख दिया तो एक क्वेश्चन पे 1 अंक मिलेगा। दोस्तों, पुनर्जागरण युद्ध का अभ्युदय किस देश में हुआ था, यानी पुनर्जागरण कहाँ से हो रहा है? आपको पता है तो आप कमेंट करके बताएं। हमारे हिसाब से पुनर्जागरण इटली से स्टार्ट हुआ है, यानी इटली से पुनर्जागरण की स्थापना हुई है। दोस्तों, चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहीं पे दे रहा है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। ये बस एक मॉडल पेपर है, मैं आपको मॉडल पेपर दे रहा हूँ, ना कि आपको पूरा सॉल्व करवाऊंगा इस वीडियो में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता सकता हूँ। दोस्तों, नेपोलियन का संबंध किस देश से था, तो आपको पता होगा कि नेपोलियन कहाँ का था। कहाँ का था नेपोलियन? फ्रांस का। 1804 में इसके द्वारा क्या किया गया था? नेपोलियन की संहिता लागू की गई थी, यानी नेपोलियन अजासियो द्वीप समूह का था, जो कि कहाँ का था? फ्रांस का था। दोस्तों, अब तीसरा क्वेश्चन है कि गैरिबॉल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया? दोस्तों, गैरिबॉल्डी ने किस देश के लिए, गैरिबॉल्डी पेशे से एक नाविक था और आपको इस बात से आइडिया लग जाना चाहिए कि वो किसी एक देश के को एकीकृत करने के लिए, मतलब उसकी एकता के लिए संघर्ष में लगा हुआ था। अगर जो आपको पता है तो आप कमेंट करें कि गैरिबॉल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था। तो दोस्तों, आपको इतना आसान क्वेश्चन आपको ये तो याद ही होगा कि कब, मतलब किस देश के लिए किया था, ऑस्ट्रिया के लिए कि इटली के लिए कि जर्मनी के लिए कि रूस के लिए, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और चौथा क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? दोस्तों, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर का नाम है और गांधी इरविन समझौता यानी कि डोमेनियन गोलमेज सम्मेलन जब होने वाला था, तो गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुई कि आप आंदोलन को रोक दीजिए और मतलब वहीं पे समझौता किए। तो समझौता कब हुआ था, इसको भी आपको ही बताना है। आप आंसर कमेंट करते जाइए। तो दोस्तों, 2 क्वेश्चन आप नहीं खोजेंगे तो क्या करेंगे? दोस्तों, इन दोनों क्वेश्चनों को अगर जो आपको याद है तो तुरंत कमेंट करें, नहीं याद है तो क्वेश्चंस को खोज कर उसके बाद से फिर इसको याद कर लें और फिर कमेंट करें। कांग्रेस के सन 1929 के लाहौर अधिवेशन ने जिस मांग पर को औपचारिक रूप से मांग लिया गया वह थी पूर्ण स्वराज की मांग। तो दोस्तों, इसको तो बताना बनता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कर ली गई थी, यानी कि अब हमारा देश क्या होगा? आज़ाद होगा। अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो दोस्तों, इसकी मांग 1929 में की गई थी। और यहाँ पे छठवां क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। तो दोस्तों, अब सातवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन देशों के वर्ग केंद्रीय शक्तियां कहा जाता है? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, ये 2 राष्ट्र थे। और
इन्हीं में से किसी एक को केंद्रीय शक्तियाँ कहा जाता है, यानी सेंट्रल पावर। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सेंट्रल पावर किसे कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण की विशेषताएं नहीं है। वैश्वीकरण की विशेषताएं कौन सी नहीं है? देश के बीच तीव्र तालमेल, देश के बीच अधिक वस्तुओं की सेवाओं का आदान प्रदान, आयात पर कर लगाना, देश के बीच नौकरी, शिक्षा आदि के लिए लोगों का आना जाना। तो दोस्तों आप देख के बताइए क्वेश्चन का आंसर कि वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है। वैश्वीकरण का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है। यानी कि विश्व की अर्थव्यवस्था को एक मतलब अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़कर एक करना, जैसे देशों के बीच संबंध स्थापित करना वैश्वीकरण कहलाता है। तो दोस्तों आप इसे समझ सकते हैं और आप उचित ऑप्शन को ट्रिक कर सकते हैं। आप अगर जो क्वेश्चन को समझ गए तो आप इसे ट्रिक कर सकते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए और इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय है, प्रवाह, अजैव, जैव, नवीकरणीय। मैंने बोला था कि मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, बस आपको ऐसे क्वेश्चंस बता दूंगा कौन कौन से कैसा पैटर्न है पेपर का। हम पेपर का पैटर्न देख रहे हैं। तो दोस्तों अगर जो आपको ज़रूरत होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पेपर को सॉल्व भी करवा दूंगा। ओके दोस्तों, फिर अब उत्तर प्रदेश में राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़, पर्वतीय, लेटराइट, काली या रेगुर मतलब रेगुर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये क्वेश्चन भूगोल का है। और निम्नलिखित में से कौन से राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? झारखंड में, गुजरात में, राजस्थान में, बिहार में? कौन से राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? इसके बारे में आपको बताना है। और 12वां क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? और यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी द्वारा, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, इंदिरा गांधी। तो ये तो आपको पता ही होगा कि कौन विनोबा भावे हैं। और सलाल बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपको बांधों से संबंधित क्वेश्चंस याद कर लेने हैं, क्योंकि वो मैप में भी पूछता है। मैप में भी ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये तो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं बांध वाले, ये आपको क्लियर ही क्लियर करना है। मैं आपको बताते नहीं चल रहा हूँ, आप खुद स्वयं किताब खोलिए या वीडियो लेक्चर देखिए, लेकिन आपको क्वेश्चंस याद होने चाहिए। और बांधों के बारे में संपूर्ण जानकारी, मतलब जहाँ पे लोहा का उत्पादन होता है उसकी जानकारी, चाय के उत्पादन की जानकारी, कहवा की जानकारी, कि मतलब कहाँ कहाँ ये उत्पन्न होते हैं। और चौथा क्वेश्चन दिया है कि उत्तराखंड राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर मतलब स्थित है? तो आपको बताना है कि ये किस नदी पर स्थित है टिहरी बांध परियोजना। तो दोस्तों अब बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है? कितनी भाषाएं हैं जो जिनको अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है? 20, 21, 22, 23। दोस्तों 16वां प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन का आंसर अगर जो आपको आ रहा है तो लाइन से 16वां का A, B करके ऐसे कमेंट कर दीजिए। और 17वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? यानी कहाँ के लोग अधिक कमाते हैं? हरियाणा, राजस्थान, बिहार, मेघालय। तो बिहार की स्थिति तो ऐसे ही खराब है। और आपको पता होगा कि हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव हरियाणा में पड़ा था, और हरियाणा के किसान बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, यानी हरियाणा के लोग की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो दोस्तों 18वां क्वेश्चन है कि विकसित देशों में GDP में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं दोस्तों, सॉरी। इसमें बोला है कि GDP, हाँ वही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें प्राथमिक क्षेत्र का होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि फसलों का उत्पादन होता है हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था ज़्यादा सुधरती है। और 19वां है कि निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है। तो उत्पादन का साधन क्या है? निम्नलिखित में से पूंजी, लाभ, सेवाएं, कर क्या है उत्पादन का साधन? आप इसे खुद जान सकते हैं कि पूंजी है कि लाभ है कि सेवा है कि कर है। उत्पादन का साधन क्या है दोस्तों? अगर पूंजी ही नहीं रहेगी तो आप लाभ कैसे पाएंगे? आप किसी का सेवा कैसे करेंगे या टैक्स कैसे भरेंगे? सो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पूंजी। और 20वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट लागू किया गया था? तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहीं पे ख़त्म होते हैं। और यहाँ पे अब वर्णनात्मक प्रश्न स्टार्ट होते हैं कि केरल के अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर क्यों कम है?
क्योंकि केरल में शिक्षित लोग हैं। आप इस क्वेश्चन का आंसर नोट डाउन करेंगे अपने मन से, अपने को जो नोट्स में लिखवाया गया होगा या चैप्टर को पढ़ के समझे होंगे तो आपको पता होगा कि केरल में जो शिशु मृत्यु दर क्यों कम है। दोस्तों इसी में अथवा में क्वेश्चन दिया है, लोकतंत्र शासन प्रणाली से क्या अभिप्राय है। तो लोकतंत्र शासन प्रणाली से क्या अभिप्राय है, ए करें या आप पहला वाला क्वेश्चन करें। सामुदायिक सरकार से आशय दूसरा क्वेश्चन है अथवा में, यानी हर एक क्वेश्चन के अथवा में एक क्वेश्चन दिया है। पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी 2 शर्तें लिखिए। यानी जो पूना पैक्ट हस्ताक्षर हुआ किसके किसके, तो महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। और इसको क्या कीजिए, मतलब उसकी शर्तें लिखिए कि किस क्या क्या शर्तें दी गई थी। और यहीं पे क्वेश्चन एक दिया है कि यूटोपिया अथवा कल्पनादर्श क्या है, यानी यूटोपिया अथवा कल्पनादर्श क्या है। चौथा क्वेश्चन है कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया था। तो गांधी जी ने अपनी हिंद स्वराज पुस्तक में यह कहा था कि यदि हम अंग्रेजों का जो सहयोग कर रहे हैं वो छोड़ दें, उनका सहयोग न करें, तो अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश सरकार कुछ ही सालों में ढह जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी, उसको वापस मजबूरन लौटना पड़ेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अब इसके भी अथवा में दिया है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन का अथवा दिया है। दोस्तों इस बार आपको अगर 16 क्वेश्चंस दिए तो 8 अथवा दिए रहेंगे, ज़्यादातर आपको दिक्कत नहीं होगी। और यूरोप महाद्वीप में शक्तिशाली कुलीन वर्ग की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। यानी यूरोप में जो कुलीन वर्ग शक्तिशाली था उसकी विशेषता क्या थी। उन लोगों की निम्नलिखित विशेषताएं थी, वो अपने परिवारों में ही शादी करते थे, उनके शहरों में बहुत ज़मीनें होती थी और गाँव में बहुत घर होते थे, मतलब ज़्यादा ज़मीनें थी। और वो लोग फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते थे जो उनको एक अलग पहचान देती थी, यानी कि वो लोग तेज तर्राक थे। यानी तेज तर्राक का मतलब अमीर थे, बस उनकी यही विशेषताएं थी, प्रमुख विशेषताएं थी। और वर्णनात्मक प्रश्न 2 लगभग 150 शब्दों में लिखना है इसको आपको। तो पांचवा है कि फ्रांस की राजनीतिक क्रांति के क्या कारण थे। फ्रांस में जो राजनीतिक क्रांति के क्या कारण थे, इसको भी आपको लिखना है कि फ्रांस में राजनीतिक क्रांति के क्या कारण थे या नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। आपको पता होगा कि नेपोलियन ने एक संहिता, नेपोलियन संहिता, नेपोलियन कोड या नेपोलियन सिविल कोड की विवेचना कर दीजिएगा, आपको पता हो जाएगा कि नेपोलियन ने क्या क्या सुधार किए थे। दोस्तों यहीं पे छठवां क्वेश्चन है कि संसाधन नियोजन क्या है। संसाधन नियोजन की प्रक्रिया को के चरणों को उल्लेख कीजिए। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है के लिए उत्तरदायी अथवा और क्वेश्चंस हैं, और इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। दोस्तों अब क्वेश्चन है कि औसत आय किस प्रकार ज्ञात की जाती है तथा मानव विकास के सूचकांक को क्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए। आप दोस्तों आपको एक बात बता दें कि अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप याद कर लेंगे। इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूल और गैरिबल्डी ने क्या योगदान दिया था, वर्णन कीजिए। अभी क्वेश्चन ऊपर दिया था ऑब्जेक्टिव में कि गैरिबाल्डी किसका एकीकरण किया था, किस राष्ट्रीय में, तो आपको यहाँ से देखिए, आपको इस क्वेश्चन पेपर में ही पता चल गया कि इटली का एकीकरण उसने किया था। तो दोस्तों क्वेश्चन पेपर पहले पूरा पढ़ लें, इससे अगर जो एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल भी सकते हैं, जो नहीं भी याद है वो भी आप जान सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ से क्वेश्चंस खत्म होते हैं और मानचित्र का कार्य यहाँ से स्टार्ट होता है। 9वां क्वेश्चन मानचित्र का क्वेश्चन। अब इसके 5 क्वेश्चन तो आपको आसान लगेंगे, यानी कि अगर जो आप बहुत अच्छे से पढ़े हैं। क्वेश्चन जैसे वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने साबरमती की आश्रम की स्थापना की थी। एक क्वेश्चन वह स्थान जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य केंद्र था। वह स्थान जहाँ चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, जहाँ चंपारण सत्याग्रह हुआ था। इसके बारे में वह स्थान जहाँ चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था 4 फरवरी को। कहाँ पे, गोरखपुर में हुआ था। वो स्थान जहाँ नमक कानून तोड़ा गया था, तो समुद्र के किनारे दांडी में हुआ था। मतलब क्वेश्चन का पैटर्न, अगर जो आपको एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने के लिए कहेंगे तो इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व भी करवा दिया जाएगा दोस्तों। और ये रहे भूगोल के 5 क्वेश्चन कि निर्देश भारत में दिए गए मानचित्रों के में निम्नलिखित को दर्शाइए कि जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र की इस चिन्ह द्वारा, कि जलोढ़ मिट्टी क्षेत्र को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है कि वो कहाँ है, जैसे इस तरह करके, और इस चिन्ह द्वारा आपको क्या करना है, दर्शाना है। और जो ये सलाल बांध चिन्ह द्वारा दर्शाई, यानी कि ऐसे आपको मार्क कर लेना है और उसको क्या करना है, बीच में पेंट कर देना है इसे।
ओके दोस्तों, इसको सरावर बांध का जो क्षेत्र है उसको इसके द्वारा दर्शाना है। तो आप मैथ के क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं तो आपके 10 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर फिक्स हो जाएँगे। चिल्का झील दामोदर नदी को किस चिन्ह द्वारा दामोदर नदी को इस चिन्ह द्वारा क्या करना है? दर्शाना है। और चिल्का झील किस चिन्ह द्वारा? तो चिल्का झील को इस चिन्ह द्वारा यानी डेल्टा इसको बोलते हैं, इस चिन्ह के द्वारा क्या करना है? दर्शाना है। और कॉर्बेट नेशनल पार्क किस चिन्ह द्वारा? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क को ऐसे तो देखिए सही नहीं बन रहा है। हाँ, ऐसे क्या करना है? ऐसे दर्शाना है। तो दोस्तों चलिए यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि अब दृष्टिबाधित वाला वही क्वेश्चंस रहते हैं, मैप में बस नहीं दर्शाना रहता है दृष्टिबाधित के लिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 70 मार्क्स मिले। हालांकि ये थोड़ा सा टफ है लेकिन इतिहास में 70 में 70 मिलना टफ है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।